नमस्कार दोस्तों, सुपर क्लस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हमारा एसएससी जीडी के अगला सीरीज यानी कि तीसरा सीरीज आज देखेंगे, जिसमें हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करेंगे। जैसा कि आपने 2 वीडियो में देखा होगा कि क्वेश्चन को हमने कितने गहराई से पूरा डीपली जाके पढ़े हैं। सेम यही प्रोसेस हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। चलिए आज के दिन का शुरुआत करते हैं एक छोटा सा कोटेशन से, एक मोटिवेशनल बात से। ठीक है, आज का पढ़ाई हमारा स्टार्ट होगा इस मोटिवेशनल बात से कि कभी भी लक्ष्य पर चलते समय लक्ष्य पर आधे रास्ते जाकर कभी वापस न लौटना। दोस्तों, लक्ष्य पर कभी भी आधे रास्ते जाकर वापस नहीं लौटना दोस्तों, क्योंकि वापस लौटने पर भी आपको आधा दूरी तय करना पड़ता है। ठीक है, जब लक्ष्य पे आप चल दिए हैं तो हौसला रखिए कि आपको लक्ष्य मिलेगा। इसलिए आप आधे रास्ते से वापस न लौटिए, क्योंकि आधा रास्ता में फिर वापस आइएगा तो आपको आधा दूरी तय करना होगा। इसलिए जी जान लगा के आधा जो रास्ता बचा है उसी को पार कर लीजिए, आपका लक्ष्य मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप लोग सही सलामत होंगे, आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छा से कर रहे होंगे। आज शुरुआत करते हैं हम एक नए क्वेश्चन के साथ, देखते हैं उसमें पूरा डिटेल। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है प्राचीन काल में मनुष्य के साथ किस जानवर को दफनाने का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राचीन काल में मनुष्य के साथ किस जानवर को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता। चलिए थोड़ा सा प्राचीन काल का जब बात आ गया तो हम प्राचीन काल का थोड़ा सा डिटेल में कुछ जानते हैं, हल्का फुल्का। पहला तो एक चीज कि ये जो प्राचीन काल में मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है, आखिर ये मिला कहाँ है। तो अगर आपसे ये चीज पूछ दिया जाए कि कहां पर मिला है, तो कश्मीर में एक जगह है। कौन सा? बुर्ज होम। ठीक है, अगर आपसे यही चीज पूछ दिया जाता है कि मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, तो बुर्ज होम में मिला है। और बुर्ज होम में एक चीज और ध्यान रखेंगे कि बुर्ज होम में एक और चीज का साक्ष्य मिला है जिसको कहते हैं गर्तावास, यानी गर्त प्लस आवास। गर्त का मतलब होता है गड्ढा और आवास का मतलब होता है रहने वाला घर। यानी कि प्राचीन काल में मनुष्य जो थे वो जमीन के अंदर गड्ढा खोद के, यानी कि गुफा टाइप का नीचे बनाकर रहते थे, तो उसी को गर्तावास कहा गया है। ठीक है, यानी गर्त का मतलब कि गड्ढा, जमीन के अंदर खोदा गया गड्ढा, और आवास का मतलब कि उसमें रहने वाला लोग, यानी रहने लायक एक जगह। आवास का मतलब मेनली घर होता है, तो यानी कि जिस गड्ढा में लोग रहते थे उसको गर्तावास कहा गया है। ठीक है, तो गर्तावास का भी साक्ष्य मिला है कहां से? बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो बुर्ज होम से ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक दो पॉइंट इसमें बात करते हैं। एक जगह है मेहरगढ़, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, मेहरगढ़ से विश्व की सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिला है। यहां मैं लिख दे रहा, सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य। सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़, पाकिस्तान से। ठीक है, और मेहरगढ़ से एक और चीज मिला है, इसको भी ध्यान रखेंगे। मेहरगढ़ से एक चीज मिला है स्थायी जीवन का प्राचीनतम साक्ष्य, यानी कि सबसे पहले आदि मानव ने स्थायी जीवन शुरू किया था कहां पर? मेहरगढ़ में। तो स्थायी जीवन आप लोग नोट कर लेंगे,
स्थायी जीवन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। एक इसमें एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में कुछ दिन पहले इतिहासकारों ने, पुरातात्विक विभाग ने एक डाटा जारी किया था जिसमें बताया गया है कि यूपी का एक जगह है लहुरा देव से प्राचीनतम धान के खेती का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यानी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य धान के खेती का लहुरा देव से मिला है। ठीक है, और सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य पूछा जाए तो मेहरगढ़ पाकिस्तान। स्थायी जीवन का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से। चलिए हम मिटा देते हैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। और एक चीज याद रखेंगे, और एक दो जगह याद रखिए। भीमबेटका जो कि वर्तमान एमपी में स्थित है। भीमबेटका जो कि वर्तमान एमपी में स्थित है। यहां से सबसे अधिक शिलाश्रय चित्र, या इसी को कहिए गुफा चित्र। प्राचीन काल में शिलाश्रय का मतलब शिला में पत्थर होता है और आश्रय में रहने लायक। ठीक है, यानी पत्थर के बीच में रहने लायक जगह जो होता है वो शिलाश्रय कहलाता है। उसी को हम आम भाषा में गुफा टाइप को समझेंगे। तो उसमें क्या था कि सबसे ज्यादा, यानी कि एमपी में एक जगह है भीमबेटका में सबसे ज्यादा शिलाश्रय, यानी कि पहाड़ के अंदर कलाकारी की गई है। जैसे कोई चित्र बना दिया गया, आदमी है तो ये आदमी हो गया, ऐसे मुंडी बना के कुछ भी बना दिया गया कि हाँ ये चिड़िया हो गई। ऐसे गुफा के अंदर बनाया गया है भीमबेटका में। ठीक है, तो प्राचीन काल का वो जो साक्ष्य मिला है, तो पुरातात्विक विभाग ने उसको बताया है कि वो सबसे प्राचीन काल का है। और सबसे अधिक जो मिला है शिलाश्रय वो भीमबेटका, जो कि एमपी में स्थित है, वहां से मिला है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करेंगे। आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक गुफा चित्र, सबसे प्राचीनतम गुफा चित्र कहां से? भीमबेटका से। सबसे अधिक गुफा चित्र कहां मिला है? भीमबेटका में। सबसे अधिक शिलाश्रय चित्र कहां से मिला है? भीमबेटका से। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मिटा दें। अगला पॉइंट इसमें देखिएगा, और एक जगह याद रखिए प्राचीन काल के लिए। प्राचीन काल में एक दमदमा जो कि यूपी में स्थित है। दमदमा जो कि यूपी में स्थित है, यहां पर क्या हुआ था कि 3 युगल का मतलब होता है जोड़ा। 3 युगल 100, यानी का मतलब 3 युगल मीन्स साथी, 3 युगल यानी 3 जोड़ी, 100 मीन्स लाश। यानी कि एक ही कब्रिस्तान में, एक ही कब्र में 3 व्यक्तियों को दफनाया गया था। ठीक है, कहां पर? दमदमा यूपी में। इसका साक्ष्य मिला है कि एक ही कब्र में 3 व्यक्तियों को दफनाया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे कि यूपी के दमदमा में एक ही कब्र में 3 व्यक्तियों का 100 मिलने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिए। मिटा दें। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। पहला क्वेश्चन में जितना हमने डिटेल बताया उस पॉइंट को आप लोग नोट करके रखिएगा। एग्जाम और व्यू से सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भगवान महावीर का
प्रथम शिष्य कौन था? तो पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जामिल। जामिल जो कि भगवान महावीर का दामाद था। ठीक है, तो अगर प्रथम शिष्य का बात किया जाए तो उनका दामाद जामिल, और प्रथम विरोधी का भी बात किया जाए, प्रथम विरोधी यानी भगवान महावीर का प्रथम विरोधी भी हुआ तो उनका दामाद ही हुआ, दामाद जो कि जामिल था। एक ही दामाद था, जामिल। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य भी जामिल हुआ और प्रथम विरोधी भी जामिल हुआ। ठीक है, भगवान महावीर के विषय में कुछ चीज याद रख, कुछ देखते हैं। ऐसे तो हमने भगवान महावीर को पूरा डिटेल से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे एक दो पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिन्होंने भगवान महावीर को यानी कि जैन धर्म अगर डिटेल से नहीं पढ़ा है, आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल में, वहां होम पेज पे जाके वहां प्लेलिस्ट में सर्च मारिए, वहां पे देखिएगा जैन धर्म हमने पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर। इनके बचपन का नाम यानी महावीर स्वामी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सॉरी, सिद्धार्थ नहीं, सिद्धार्थ तो गौतम बुद्ध का था, सॉरी, वर्धमान था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, इनकी एक पुत्री थी, इनकी पुत्री का नाम था अनोजा। अनोजा, जिसका शादी हुआ था किससे? जामिल से। यही जामिल जो कि महावीर का प्रथम शिष्य बनता है और बाद में प्रथम विरोधी भी बनता है। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली। और इन्होंने जैन धर्म में एक शिक्षा दिया था। कौन सा? ब्रह्मचर्य का। जैन धर्म का 5 सिद्धांत है। कौन कौन सा? पहला सिद्धांत है सत्य, दूसरा अहिंसा, अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, और पांचवा ब्रह्मचर्य। ये जैन धर्म का 5 सिद्धांत है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब सदा सत्य बोलिए। अहिंसा का मतलब चोरी मत कीजिए। अस्तेय, अहिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। अस्तेय का मतलब चोरी मत कीजिए। अपरिग्रह का मतलब धन संचय मत कीजिए, धन इकट्ठा मत कीजिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी कि अपने मन को काबू में बनाए रखें। ठीक है, ये ब्रह्मचर्य जो है ये दिया गया था महावीर स्वामी द्वारा, और बाकी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो था वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो 4 जो सिद्धांत है जैन धर्म का, 4 सिद्धांत वो 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया है, और 5वां सिद्धांत जो कि ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत महावीर स्वामी द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो महावीर स्वामी में ये 2-4 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा, मिटाते हैं इसमें थोड़ा। इसमें एक पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा। महावीर स्वामी ने एक कथन बताया, एक कथन बोला है, कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। महावीर स्वामी द्वारा यह चीज बोला गया है, जियो और जीने दो। ठीक है, ये हम लोग आम भाषा में बोलते रहते हैं जियो और जीने दो, लेकिन हम लोग को पता नहीं रहता कि इसने
इस शब्द को किसने कहा था, ठीक है। तो जियो और जीने दो ये महावीर स्वामी द्वारा कहा गया था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया था? बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभद्र, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध, बुद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म हम लोग बहुत ही बारीकी से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है बौद्ध धर्म जैन धर्म का, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, आपको बौद्ध धर्म जैन धर्म से रिलेटेड कोई डाउट नहीं आएगा बीच में, ठीक है। चलिए, इसमें बौद्ध धर्म में कुछ बता देते हैं। बौद्ध धर्म में तो ऐसे गौतम बुद्ध के जीवनी मैंने बता दिया है, इसमें जो अलग से 2-4 लाइन बता दे रहे हैं हम। एक तो धर्म चक्र प्रवर्तन, ये चीज बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। ऐसे अगर क्लास कीजिएगा बौद्ध धर्म, उसमें भी हमने बता दिया है। धर्म चक्र प्रवर्तन होता है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जब पहली बार उपदेश दिया था, यानी गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो पहला बार उपदेश दिया था, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ में उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है। उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुआ था। उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? कुशीनगर, जो कि गोरखपुर के, वर्तमान गोरखपुर जिला और राज्य यूपी का एक जिला है गोरखपुर, वहां पर ये कुशीनगर स्थित है। यहाँ पर मल्ल शासकों का शासन था, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन में हमने देखा, क्वेश्चन बैंक में कि पूछा हुआ था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय जो कुशीनगर था, कुशीनगर में किसका शासन था? तो मल्ल शासकों का, ठीक है। तो वहां पे मल्ल शासक हुआ करते थे, उन्हीं के समय में गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाता है। कब? 483 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड, बाकी जिनको डीपली पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, वो हमारे यूट्यूब चैनल के होम पेज में जाए, वहां पे प्लेलिस्ट में रहेगा बौद्ध धर्म जैन धर्म, वहां आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिए, जातक। एक तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जातक जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। जातक में है क्या? तो जातक में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानी है। सॉरी, बौद्ध धर्म का नहीं, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, ये पूर्व जन्म की कहानी है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। मेनली ये पूछा जाता है कि जातक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। जातक में है क्या? तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। चलिए मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। सही आंसर हो जाएगा इसका फार्मिक अम्ल। चलिए फार्मिक अम्ल को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। फार्मिक अम्ल, इसी को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। अब देखिए, जो लाल चींटी होती है, लाल चींटी देखे होंगे, काटती है। लाल चींटी के डंक में, डंक में
मेथेनोइक अम्ल। आप लोग देखे होंगे और चीज क्या, मधुमक्खी हो गया, बिच्छू हो गया, बिच्छू के डंक में बिच्छू के डंक में, लाल चींटी के डंक में, बाकी आप लोग जैसे गांव के भाषा में हाडा बिरनी जानते होंगे हाडा बिरनी आप लोग जानते होंगे। वो सब काटने के बाद क्या होता है कि हमारा चेहरा, अगर चेहरा में काट दे तो चेहरा सूज जाता है, यानी फूल जाता है। हाथ पैर में काट दे तो हाथ पैर फूल जाता है। तो उसका मेन कारण होता है कि मेथेनोइक अम्ल। उनके डंक में क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। जो वो डंक मारती है तो मेथेनोइक अम्ल हमारे शरीर में प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर फूल जाता है। वो जहां पे वो डंक मारती है वो वाला भाग फूल जाता है। ठीक है, तो लाल चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। इसको लिख लीजिए, फिर 2-3 पॉइंट इसमें और लिखेंगे हम लोग। इमली में टार्टरिक एसिड, और दूध में लैक्टिक एसिड। चलिए 2-4 पॉइंट हम उसमें देखते हैं कि किसमें क्या पाया जाता है, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिड का मतलब अम्ल होता है। ठीक है, तो जैसे फार्मिक एसिड यानी फार्मिक अम्ल भी दे सकता है। ठीक है, तो देखिए सिरका, सिरका आप लोग जानते होंगे, यूपी का फेमस है सिरका। सिरका जिसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिड का मतलब अम्ल। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। नींबू, नींबू और नींबू टाइप में जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, तो नींबू एवं खट्टे फल जो है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली, इमली जिसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है, और दूध जिसमें कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और एक पॉइंट यहां पे लिख दें, दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है, लैक्टोमीटर में। दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है, लैक्टोमीटर में। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल एसिड पाया जाता है दूध में, और दूध की शुद्धता मापने वाला जो यंत्र होता है वो लैक्टोमीटर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया एसिड से रिलेटेड कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। मिटा दे, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन है हमारा, गन धातु। गन धातु किसका मिश्र धातु है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गन धातु। गन मेटल बार बार क्वेश्चन ये पूछने वाला चीज है। गन धातु किसका मिश्र धातु है, तो ठीक है, किसका मिश्र धातु है, टीन, कॉपर, जिंक। टीन, कॉपर, जिंक। इसका याद करने का सही तरीका बता दें। चलिए 2-4 मिश्र धातु लिखते हैं, उसको आप याद करने का ट्रिक भी बताएंगे आपको, आप कभी नहीं भूलिएगा। एक तो गन धातु है, पहला गन धातु। इधर मिश्र धातु हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, आप लोग ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा, मिश्र धातु, इधर धातु, इधर मिश्र धातु। गन धातु किसका मिश्र धातु है, तो अगर सही बात कहें तो याद कीजिएगा केवल टीका जी, बहुत आसान भाषा में याद रहेगा, टीका जी ना। टी से टीन, टी से टीन, का से कॉपर, और जी से जिंक। हमको लग रहा है कि आप लोग को अभी याद हो गया गन धातु। चलिए और देखते हैं, और याद करते हैं इसमें कॉपर यानी कि तांबा, जिसको तांबा कहते हैं। तो कॉपर का काटी, काटी याद रखिए, कॉपर का काटी याद रखिए। चलिए अब का से कॉपर, कांसा, का से कांसा, सॉरी
कांसा का होता है, कॉपर ना, सॉरी एक सेकेंड, ये कांसा होता है यहाँ पर। कांसा, कांसा मिश्र धातु है, बाकी तो सब धातु है। कांसा का याद रखिएगा काटी, काटी। अब काटिए इसको, का से कापर और टी से टीन। ठीक है, कांसा का हो गया कापर और टीन। अब देखिए पीतल, पीतल भी एक मिश्र धातु है, किसका किसका, चलिए पी, इसमें काज, काज परोजन जानते हैं ना, काज परोजन का होता है, का से कपर, ज से जस्ता। ठीक है, गंध धातु हो गया टीका जी यानी टीन कॉपर जिंक। कांसा हो गया काटी यानी काट दीजिए उसको, कॉपर और टीन से। पीतल, पीतल जो है काज और काज यानी कि काज, काज परोजन, का से कापर, ज से जस्ता। चलिए, और एक मिश्र धातु, एक क्या है, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर के लिए आप लोग को याद रखना है का जानी। आप लोग से अगर पूछा जाए जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु क्या है, तो आप बोलिएगा का जाने, का जाने यानी हम नहीं जानते हैं। चलिए, अब का से कापर, जा से इसको याद रखिएगा जस्ता, और नी से निकेल, का जानी। जर्मन सिल्वर से आपका मिश्र धातु आपसे कोई पूछे तो कहिए का जानी। ठीक है, एकदम आसान भाषा में देखिए मिश्र धातु। और ये जर्मन सिल्वर है और ये गंध धातु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज पूछा जाता है। और एक चीज आप लोग याद रखेंगे, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। स्टेनलेस स्टील के लिए आयरन, आयरन, क्रोमियम, क्रोमियम, कार्बन और तथा निकेल, अब आप लोग इसका ट्रिक आप लोग खुद से बना लीजिएगा। बाकी 1 2 3 4 का ट्रिक हमने तो बता दिया। स्टेनलेस स्टील को हमने भी याद करके रखा, आयरन, क्रोमियम, कार्बन तथा निकेल। और ये सब आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। गंध धातु टीका जी को बढ़िया नाम है, टीका जी ना, टी से टीन, का से कापर, जी से जी। कांसा काटी, काट दीजिए उसको, का से कापर, टी से टीन। पीतल, पीतल यानी कोई काज परोजन, काज तक कापर और जस्ता। जर्मन सिल्वर जो है का जानी, जर्मन सिल्वर तो सबसे आसान है, का जानी। कॉपर, जस्ता, निकेल और स्टेनलेस स्टील को याद रखिएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। आयरन, क्रोमियम, कार्बन तथा निकेल। चलिए मिटाते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिटाते हैं इसको। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 6 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओजोन परत पाया जाता है। यानी कि वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओजोन परत जो है हमारी रक्षा करता है, पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करता है। सबसे पहले ओजोन परत को जानते हैं क्या है। तो ओजोन परत को सूचित किया जाता है O3 से। ठीक है, ओजोन परत को किससे डिनोट किया जाता है, O3 से। ठीक है, आखिर ये ओजोन परत बनता कैसे है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो मई में एग्जाम हुआ था, मई 2022 में, जो कैंसिल हो गया बाद में। उसमें ये चीज पूछा हुआ था कि जो ये ओजोन परत बनता है वो कैसे बनता है, ओजोन परत बनता है आखिर वो कैसे बनता है। तो देखिए, जब O2 यानी कि ऑक्सीजन पर, जब ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी जब ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरण पड़ती है तो वो जो है
ये O2 O3 में बदल जाता है, यानी कि ऑक्सीजन पर परावैंगनी किरण पड़ने के कारण ओजोन परत का निर्माण होता है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि ओजोन परत आखिर बनता कैसे है। तो ऑक्सीजन पे जब परावैंगनी किरण पड़ती है तो वो O3 में बदल जाता है। ठीक है, चलिए ये तो रहा ओजोन से रिलेटेड। अब चलिए थोड़ा सा आया है किस मंडल का बात आया है, तो थोड़ा सा हम लोग अपना वायुमंडल की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमारे जो वायुमंडल है 5 भाग में बांटे गए हैं। कौन कौन से? नीचे से अगर देखा जाए, अगर पृथ्वी से देखा जाए तो ऊपर की तरफ चलते हैं तो पहला आता है क्षोभ मंडल। दूसरा आता है समताप मंडल। ये पृथ्वी से ऊपर के क्रम में है। ठीक है, तीसरा आता है मध्य मंडल। चौथा को तापमंडल कहिए, तापमंडल। और 5वां आता है बहिर्मंडल। ठीक है, ये पृथ्वी से ऊंचाई के क्रम में है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा तापमंडल और 5वां हो गया बहिर्मंडल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि आप लोग को क्षोभ मंडल समताप मंडल नहीं देगा, इसका इंग्लिश नाम दे देता है। आजकल का जो एग्जाम हो रहा है ना, उसमें क्षोभ मंडल नहीं दे रहा है, उसमें डायरेक्ट ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, आइनोस्फियर दे रहा है बस। हिंदी मीडियम के लिए सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है कि उसका इंग्लिश पता नहीं रह रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत हो जा रहा है। चलिए इसका इंग्लिश देखते हैं। मध्यमंडल मेसोस्फियर, PHER। तापमंडल को थर्मोस, THERMOSPHER, थर्मोस्फियर। और बहिर्मंडल का एक्सोस, EXOS, एक्सोस सही है ना, एक्सोस्फियर, EXOSPHER। देखिए आजकल जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये जो वायुमंडल का क्रम है ये हिंदी में ना पूछ के इंग्लिश नाम दे रहा है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के लिए सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है कि इंग्लिश नाम पता ना होने के कारण वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है या गलत टिक करना पड़ता है। तो देखिए आप लोग जब हिंदी नाम याद है तो थोड़ा सा इंग्लिश नाम याद कीजिए। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। समतापमंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, समतापमंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। मध्यमंडल को मेसोस्फियर कहते हैं। तापमंडल को थर्मोस्फियर कहते हैं और बहिर्मंडल को एक्सोस्फियर कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल मेसोस्फियर, तापमंडल थर्मोस्फियर, बहिर्मंडल एक्सोस्फियर। ठीक है, तो ये हमारे वायुमंडल का क्रम है पृथ्वी से ऊंचाई के क्रम में, यानी कि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे पहले क्षोभ मंडल मिलेगा, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा तापमंडल और 5वां बहिर्मंडल। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट इसमें देखते हैं कि जितनी वायुमंडल संबंधी घटनाएं, आकाशीय पिंड वाली जो घटनाएं आप लोग देखते हैं, जैसे बादल गरजना, बिजली चमकना ना, ये सब आप लोग देखते हैं ना, वो सब क्षोभ मंडल के अंदर होता है। ठीक है, वो क्षोभ मंडल के बाहर नहीं जाता है। और जो हमारा ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा ओजोन परत से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जिसको आप लोग ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दे इधर से। चलिए अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है। यानी पूछा जा रहा है कि जो संविधान का निर्माण हुआ है, यानी पहला कौन ऐसा देश हुआ जो संविधान का निर्माण किया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए
अब थोड़ा सा संविधान का बात आया है तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला संविधान तो अमेरिका लाया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, अगर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा जाए तो भारत। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा कि अगर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा जाए आपसे तो भारत। ये पॉइंट नोट कीजिए। अगर वही चीज आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, तो यह है मोनाको। कौन सा देश है? मोनाको। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको देश का है। चलिए, अब आया है संविधान हमारा, तो थोड़ा सा संविधान के विषय में 2-4 लाइन देख लेते हैं। सबसे पहले कि जो संविधान बना है हमारा, वो संविधान बना किसके माध्यम से? तो संविधान सभा के माध्यम से। यानी संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा द्वारा। ठीक है। अब संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन के। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान, देखिए, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया। ठीक है। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946 में। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा के द्वारा ही हमारा संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। मिटा दें, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। चलिए मिटाते हैं और दो तीन पॉइंट इसमें नोट कर लेते हैं। जो संविधान सभा था ना, संविधान सभा की अगर प्रथम बैठक का बात किया जाए, संविधान सभा जो बना उसकी प्रथम जो बैठक हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है। संविधान सभा यानी कि संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है संविधान सभा के बैठक से, और संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ वो 1946 में हुआ। देखिए इसमें क्या हुआ कि 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना लिया जाता है। यानी कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी, मैं लिख दे रहा हूं, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष किनको बना लिया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। और किस आधार पर? तो फ्रांस की एक परंपरा है कि जो बुजुर्ग रहेगा वो अध्यक्ष बनेगा। फ्रांस की एक परंपरा है कि जो बुजुर्ग रहेगा वो अध्यक्ष बनेगा। तो फ्रांस की परंपरा के अनुसार सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है। अब देखिए इसमें दूसरी बैठक भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इस बार में पीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था कि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के किस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया गया था, तो इसलिए दूसरी बैठक भी आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बैठक 2 दिन बाद ही हो गई, यानी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। अब इसमें क्या किया गया कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। किसका अस्थायी अध्यक्ष? संविधान सभा का।
तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस बैठक में, तो प्रथम बैठक में। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को। अब देखिए, अब इसी में पूछ दिया जाए कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को। अगर यही चीज घुमा के पूछ दिया जाए आपसे कि किस संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद को किस संविधान सभा की बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, तो दूसरी बैठक में। और कब चुना गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को। यही क्वेश्चन भी पीएससी में घुमा के पूछ दिया था कि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुन लिया गया था। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 को। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, मिटाते हैं इसको। अब थोड़ा सा 2-3 लाइन और बात करेंगे इसमें हम। संविधान सभा की अगर कुल बैठक की बात किया जाए तो देखिए, संविधान सभा का ऐसे तो कुल बैठक हुआ है 12 बार, लेकिन इसमें आप लोग बारीकी वाला चीज देखेंगे कि 11 बार तो हुआ है संविधान निर्माण के लिए, और एक बार हुआ है संविधान निर्माण लागू के बाद, यानी संविधान निर्माण के बाद एक बार। ठीक है, तो 11 अगर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे घुमाया जाता है कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई थी, तो 11 बार। संविधान निर्माण के लिए 11 बार। अगर जनरली आपसे पूछ दिया जाए कि संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई थी, तो 12 बार। ठीक है, तो एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ये एक बार जो हुआ था ये निर्माण के बाद हुआ था। ठीक है, तो संविधान सभा का कुल बैठक 12 बार। अगर उसी में पूछ दिया जाए कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का कुल बैठक कितनी बार, तो 11 बार। ठीक है, और संविधान निर्माण के बाद संविधान सभा की बैठक कितनी बार, तो 1 बार। ठीक है, संविधान निर्माण के बाद पूछा जाए कि संविधान सभा का बैठक कितनी बार, तो 1 बार। ठीक है, इसको बारीकी से देखिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा और पॉइंट देखते हैं इसमें। देखिए, हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। ये सजाने में यानी संकलन करने में उसका लगा था इतना दिन। लेकिन इसका बैकग्राउंड अगर जाया जाए तो बैकग्राउंड देखिएगा तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है। ठीक है, तो संविधान निर्माण में कुल इतना दिन लगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। चलिए अगला पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि इसमें कुल 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया है। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था।